इस चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियो है, उसमें हमने एक्वायर्ड ट्रेड्स के बारे में समझ लिया था, लेकिन एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। एक्वायर्ड ट्रेड्स में हमने पढ़ा था मोड ऑफ लिविंग एंड इंटीग्रेशन टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम। इसकी दो कैटेगरी थी, ट्राइबल्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉन ट्राइबल्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो मोड ऑफ लिविंग में हमने पढ़ा था कि वो लोग जो ट्राइबल्स हैं उनकी अर्निंग का सोर्स क्या क्या होता था। फिशरमैन, हंटर्स, कुछ लोग हंट करते थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, जो रिवर्स के पास रहते थे वो फिशरमैन होते थे। शिफ्टिंग जो है वो कल्टीवेशन की प्रैक्टिस है। पीजेंट्स, गैदरर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट हुआ तो ये काम ढूंढने के लिए ये लोग इंडस्ट्रियल एरियाज में चले गए, अर्बन एरियाज में चले गए, तो वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी बन गए। इसके बाद इंटीग्रेशन टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम में ट्राइबल्स पॉइंट ऑफ व्यू में ये कहा जाता है कि जो ट्राइबल्स थे उन्हें रिजर्वेशन चाहिए था ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले और उनकी स्टेटस में थोड़ा सा राइज हो, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके जो कल्चर्स थे वो बहुत ही अलग थे। उनका अलग ही कल्चर हुआ करता था, इसलिए वो चाहते थे कि वो अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करें। और नॉन ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये तर्क दिया हुआ था कि रिजर्वेशन जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, रिजर्वेशन पॉलिसी, उससे ट्राइबल्स की कंडीशन में चेंज आ रहा था। अब सारे ट्राइबल्स पहले जैसे नहीं रहे थे जो टिपिकल ट्राइबल्स हो। कुछ लोग पढ़ लिख रहे थे, अलग अलग जो जॉब्स है उनको मतलब अलग अलग जॉब्स और स्किल्स को वो लोग एक्वायर कर रहे थे। तो नॉन ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू में ये बताया गया है कि सारे ही ट्राइबल्स लोग अब पिछड़े नहीं रह गए थे, इसीलिए रिस्पेक्ट उनको देनी चाहिए जो स्किल्ड है, और जो अनस्किल्ड है दे शुड नॉट बी रिस्पेक्टेड। ऐसा नॉन ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू में बोला गया था कि स्किल्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद सोशियोलॉजिस्ट ने दो व्यूज डेवलप किए। दो व्यूज ये थे, पहला जो था वो आइसोलेशनिस्ट का था। उनका ये कहना था कि ट्राइबल्स को अगर अपना कल्चर सेव करना है तो उनको उनकी प्रिवेसी दे दो, बस उनको कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, उनको अनडिस्टर्ब रहने दो, उनको कोई डिस्टर्ब मत करो, बस उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए मनी लैंडर्स के द्वारा। और इंटीग्रेशनलिस्ट में ये उन्होंने ये बोला था कि ट्राइबल्स जो हैं वो भी सोसाइटी का हिस्सा है, उन्हें हमारी सोसाइटी में मिलाओ, उनको लोअर कास्ट का ट्रीट करो और फिर उनको फैसिलिटीज़ भी दो। मतलब लोअर कास्ट का उनका दर्जा दो, लेकिन उनको फैसिलिटीज़ भी दो, उनको डिप्राइव मत करो, उनको एक्सप्लॉइट मत करो। कुछ ट्राइबल्स जो थे, ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के जो ट्राइबल्स थे वो राजपूत्स में जो मिलिट्री सिस्टम होता था उसका पार्ट रहे हैं। कुछ गॉन्ड्स किंगडम जो हैं, जो मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, जो मेजर पार्ट थे ट्राइबल्स में मध्य प्रदेश में, तो वो लोग भी किंगडम से रिलेटेड रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्राइबल्स की कंडीशन इतनी ज़्यादा ऑपरेसिव नहीं थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, जब थोड़े चेंजेस आने लगे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, तो उनकी कंडीशंस वर्स होती गई क्योंकि जो फॉरेस्ट थे वो क्लियर होने लगे, और फॉरेस्ट जो है वो उनके नेचुरल हैबिटेट थे, वो मेन वहीं रहते थे। तो लाइफ ऑफ ट्राइबल्स कम्प्लीटली चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद मनी लैंडर्स जो थे वो भी बहुत एक्सप्लॉइट करते थे। फिर माइनिंग भी इंट्रोड्यूस कर दी गई, वो ब्रिटिशर जो थे उन्होंने फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया। अब फॉरेस्ट को रिजर्व करने से मतलब है कि आप फॉरेस्ट में जा सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, या फिर आप पर्टिकुलर अमाउंट की चीज़ें ही वहाँ से ले जा सकते हो। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस उन पे लगा दिए गए थे। अब नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट की बात करें, अगर नेशन का डेवलप करना है तो उसको डेवलप करने के लिए लैंड चाहिए, और लैंड चाहिए तो हमको एग्रीकल्चरल लैंड कैसे मिलेगी? जब हम फॉरेस्ट काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे। जब हम डिफॉरेस्टेशन करने लगे तो जो नेचुरल हैबिटेट है ट्राइबल्स का वो लगभग ख़त्म होने लगा। तो अब ट्राइबल्स का भी डेवलपमेंट करना है और नेशन का भी करना है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी क्योंकि हमको फ्लड्स प्रिवेंट करने, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, डैम्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमको ज़मीन भी बहुत चाहिए होती थी। इसके अलावा एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, सरदार सरोवर डैम ऑन रिवर नर्मदा। तो ये जब डैम्स कंस्ट्रक्ट होते थे तो बहुत ही ज़्यादा इश्यूज होते थे, बहुत सोशल मूवमेंट्स होते थे, बहुत प्रॉब्लम आती थी कहीं ना कहीं। आपको इस चैप्टर के अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी कमेंट कर दीजिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फैमिली एंड किनशिप। फैमिली के बारे में अगर बताऊं तो फैमिली में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, अच्छी बॉन्डिंग होती है, पॉजिटिविटी होती है, फैमिली से ही इंसान जुड़ा होता है।
लेकिन हर फैमिली में ऐसा नहीं होता है। कुछ फैमिलीज़ में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, चाइल्ड अब्यूज़ होता है। फैमिली एंड किनशिप, तो फैमिली एंड किनशिप जो है लगभग सेम ही है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता है। फैमिली में बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस रहता है, सिक्योरिटी होती है, यूनिवर्सल और परमानेंट रिलेशनशिप होता है। आप जो है फैमिली के मेंबर से रिलेटेड होते हो, या तो लीगली बाय मैरिज रिलेटेड होते हो या फिर आप बायोलॉजिकली बाय ब्लड रिलेटेड होते हो। किनशिप भी जो है वो भी 3 तरह की होती है। बायोलॉजिकली आप रिलेटेड होते हो, तो जो बायोलॉजिकल होती है उसको हम बोलते हैं कंसेंजीनियस, जो कि इसका एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं। लीगली मतलब मैरिज, एफिनल, जिसको इसका एग्जांपल है स्पाउस, और सोशल भी होती है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली की अगर हम बात करें, तो फैमिली एज सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली को हम सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। फैमिली जो है इट इज़ अ रिलेशनशिप विद अदर इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी, या फिर न्यूक्लियर फैमिली भी होती है, जॉइंट फैमिली भी होती है, मेल हेडेड, फीमेल हेडेड। इसको अदर वर्ड्स में बोलते हैं, फीमेल हेडेड को मैट्रियार्कल और मेल हेडेड को बोलते हैं पैट्रियार्कल। हम समझ लेते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में अगर आप देखोगे तो 1 सेट ऑफ पेरेंट्स होगा और फिर उनके चिल्ड्रन होंगे। 2 सेट नहीं होंगे कपल्स के, ठीक है। वो होती है न्यूक्लियर फैमिली जिसमें ओनली 1 सेट ऑफ पेरेंट इज प्रेजेंट एंड देयर चिल्ड्रन। जॉइंट फैमिली में जनरेशंस होती हैं, दादा परदादा, है ना, और 2-3 कपल्स तो होते ही हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। तो जॉइंट फैमिली में आप देखोगे देयर आर मोर देन 2 कपल्स और मोर देन 1 कपल, है ना, और जनरेशंस से लोग साथ में रह रहे होते हैं। वो होती है जॉइंट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली। अब डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ द फैमिली हम देख लेते हैं। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ फैमिली। जो मैट्रीलोकल, मैट्रीलिनियल और मैट्रीआर्की हैं वो विमेन रिलेटेड हैं। पैट्रीलोकल, पैट्रीआर्की और पैट्रीलिनियल है वो मेल रिलेटेड है। मैट्रीलोकल में ऐसा होता है कि जो न्यूली मैरिड कपल है वो वुमेन के पेरेंट्स के साथ रुकेंगे, और पैट्रीलोकल में ऐसा होता है जो मैरिड कपल है वो मैन के साथ, मैन की फैमिली के साथ रुकेंगे, मैन के पेरेंट्स के साथ। हमारी सोसाइटी में क्या होता है, लड़कियों को दूसरे घर भेजते हैं, है ना, लड़के नहीं आते, लड़कियां जाती हैं। तो हमारी सोसाइटी क्या हो गई, पैट्रीलोकल हो गई। मैट्रियार्की की अगर हम बात करें तो जो फैमिली स्ट्रक्चर है वहां पर वुमेन डोमिनेंट रोल प्ले करती हैं, और पैट्रियार्की में मेल जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। मैट्रीलिनियल की अगर हम बात करें, सोसाइटी जो है अपनी प्रॉपर्टी, ऐसी सोसाइटी जो अपनी प्रॉपर्टी मदर से लेके डॉटर को दे देती है ना, फ्रॉम प्रॉपर्टी पासेस फ्रॉम मदर टू डॉटर। लेकिन क्या होता है, एट टाइम्स जो पब्लिक डिसीजन होते हैं उनमें वुमेन का रोल नहीं भी होता है मैट्रीलिनियल में। इसके अलावा पैट्रीलिनियल में ओपोजिट होता है। जो सोसाइटी होती है वो अपनी प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर टू सन, मतलब अपनी प्रॉपर्टी सोसाइटी कहाँ पास कर दी है, एक बाप अपने बेटे को ही देता है अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बेटी को नहीं देता, तो वो होती है पैट्रीलिनियल। दे आर नॉट द डिसीजन मेकर इन पब्लिक अफेयर्स। होता है पब्लिक अफेयर्स में डिसीजन मेकिंग कभी कभी नहीं भी होती है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं भी होती है सन को, जो कि फादर को ही होती है एट टाइम्स। लेकिन फिर जब सारी अथॉरिटीज पास कर दी जाती हैं तो वो अथॉरिटी सन को आ जाती है। सोसाइटीज वेयर मेन इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर फादर। ठीक है, तो मैट्रीलोकल, पैट्रीलोकल, मैट्रीलिनियल, पैट्रीलिनियल, मैट्रीआर्की एंड पैट्रियार्की। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन इजी है। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियोस बनाऊंगी, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।